बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले ये सुनिए। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की नहीं, आसिम लॉ की हुक्मरानी है। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और जहनी मरीज है। इसके दौर में जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज किया गया, ना बच्चों का, और बुजुर्गों पर रहम ना खाया गया। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क से इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। इस दौर में जिस तरह आम आवाम का कत्लेआम किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 मई, 26 नवंबर आज़ाद कश्मीर और मुरीद के सानेहात ताकत के इस अंधे इस्तेमाल की बदतरीन मिसालें हैं। जिस तरह निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, ये किसी महज़ब मुआशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। ख़वातीन पर जितना जुल्म आसिम मुनीर के दौर में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग और कैंसर सर्वाइवर हैं। इनको सिर्फ इसलिए जेल में डाला हुआ है क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार किया। बुशरा बेगम को भी सिर्फ इसलिए कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके। ये कहाँ का कानून है कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी उनके लिए आम माफ़ी, और जो मेरे नज़रियात का साथ देते रहे उन पर हर तरह का जुल्म और जबर। हम गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह देते हैं। आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी अहलिया पर हर तरह का जुल्म कर रहा है। ऐसा जुल्म किसी सियासी रहनुमा के अहले खाना के साथ नहीं किया गया। मैं एक बार फिर वादे करना चाहता हूँ, ये चाहे कुछ भी कर ले, ना ही मैं झुकूंगा और ना ही इनकी बैत करूँगा। मेरा कौम के नाम पैगाम है कि जो कौमें या मौत या आज़ादी इस जैसा टोक और बेबाक नज़रिया अपनाती हैं, उन्हें हकीकी आज़ादी के हुसूल और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी उसूल पसंद कौमें ही सुरखरू होती हैं। मैं वादे करना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ ने ना फॉर्म 47 हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट से। ऐसी कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात का तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं, जिसका वज़ीर आज़म ही पूछ के बताऊंगा कि तहत चल रहा हो। मुज़ाकरात इसलिए भी बेसूद है कि जब भी हमने मुज़ाकरात किए, हम पर सख्तियाँ और जुल्म मज़ीद बढ़ा दिया गया। इस वक्त सारी ताकत वैसे भी एक फ़र्द वाहिद यानी आसिम मुनीर के पास है, जो अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से फ़ैसला हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारों, पार्लियामेंटेरियंस, ILF और सीनियर वकला को हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहाँ से तारीख लिए बगैर ना उठें। ये इमरान खान साहब ने सख्त ताकीद की है कि जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs, MNA, सेनेटर्स, वो भी, और जितने ओहदेदारान हैं वो सब भी, और ये जो ILF के लोग हैं, जितने वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी, और सीनियर वकला, इन्हें हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहाँ से तारीख लिए बगैर ना उठें, क्योंकि मेरे और बुशरा बेगम के मुकदमात की तारीखें ही नहीं दी जा रही और जानबूझकर मुकदमात को तवालत दी जा रही है ताकि हम जेल से बाहर ना आ सकें। सब जानते हैं कि इन मुकदमात में कुछ नहीं रखा और आखिरकार इन्होंने ज़मीन बोस ही होना है, लिहाजा इनको समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। ये इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ताकीद की है। अब सोशल मीडिया इसके ऊपर निगरानी करेगा, आप देख लीजिएगा आज से, क्योंकि बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया। गंडापुर साहब के दौर में ये नहीं होता था। गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई इस बात को लेकर कि लोग ना अडियाला जेल के बाहर पहुँचते हैं और ना अदालतों में पहुँचते हैं। तो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से इतनी नरमी क्यों है? लेकिन अब क्योंकि ये इम्तिहान आ गया सुहेल अफरीदी का, तो देखते हैं कि वो इसके ऊपर किस तरह की हिकमत अमली बनाते हैं, किस तरह लोगों को भेजते हैं और कैसे फैसिलिटेट करते हैं। सलमान अकरम राजा के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले लोग थे, वैसे मैं हैरान होता हूँ कि वो अपने मुँह से कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने डंडे मार मार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई है, यानी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो लड़ाई करते हैं तहरीक इंसाफ से। भाई, जिन्होंने आपको डंडे मार के आपसे पार्टी छुड़वाई है, आप उनसे गिला करें ना कि यार हमारे साथ आपने ज़्यादती की है, आपने हमारे साथ जुल्म किया है, तो आप जवाब दें। और बजाय उनको पूछने के, वो जो लोग पीछे बच गए हैं उसके अंदर PTI में, वो उसके साथ लड़ते रहते हैं। सलमान अकरम राजा पर मुकम्मल एतमाद है। इमरान खान ने कहा पार्टी से मुताल्लिक तमाम हदायत और मुलाकात की लिस्ट सलमान अकरम राजा के ज़रिए ही भेजी जाएंगी। सलमान अकरम राजा की जिम्मेदारी है कि वो तमाम हदायत पर अमल दरामद करवाएं। इमरान खान साहब का अडियाला जेल में अपनी हमशीरा से मुलाकात में पैगाम।
नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। उसका रीज़न यह है कि मेरी इतला के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब के वो मुखालिफिन जो उनकी जमात में नहीं है उनसे तो वो निमट ही लेंगे, लेकिन जो मुखालिफिन उनकी जमात में हैं उनसे उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा आने वाले वक्त में। और वहाँ प्लानिंग की जा रही है, वहाँ पे जो है वो अपनी जत्थाबंदी तैयार हो रही है और फिर बहुत सारे सवालात भी उठाए जाएंगे, तो उनको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे और इमरान खान साहब की हिदायत पे अमल करना पड़ेगा। 27वीं आईनी तरमीम का नाज़रीन हर तरफ रौला पड़ा हुआ है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर, नून लीग से इनका ताल्लुक है, वो ये दावा करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आज़ाद कश्मीर को अबूरी सूबा बनाने का इम्कान है। यानी ये जो एक आज़ाद मुल्क है आज़ाद कश्मीर, और ये इसलिए हमने आज़ाद मुल्क रखा था क्योंकि हमारा ये दावा है कि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया का दावा है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि यहाँ के लोग फैसला करेंगे कि वो किसका हिस्सा है। तो हमने अपने इस केस को मजबूत रखने के लिए आज़ाद कश्मीर को एक अलग हैसियत दी थी, आज़ाद हैसियत। लेकिन ये नून लीग के फारूक हैदर साहब कह रहे हैं और बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम कश्मीर को अबूरी सूबा बनाने का इम्कान है। ये बहुत अहमियत की हामिल है। आज़ाद कश्मीर की हैसियत को ज़ेर बहस लाया जा सकता है, मौजूदा निज़ाम की बिसात भी लपेटी जा सकती है। और यानी ये अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि कश्मीरी इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। एक और बात, सवाल जो उठाया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कि कहा जा रहा है कि कमांडर इन चीफ का एक नया ओहदा तख्लीक किया जा रहा है। ये जो 243 वाला है ना आर्टिकल आइन का, असल में तो तरमीम जो हो रही है वो तो अदलिया के अंदर हो रही है। जो असल तरमीम है वो अदलिया के अंदर और आर्मी के मामलात के अंदर हो रही है। आर्टिकल 243 में और आर्टिकल 200 में, इन चीज़ों में जो असल तरमीम है वो यहाँ पे हो रही है। कुछ इनका ये है कि इलेक्शन कमीशन को तैनाती के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात मिल जाए, अपोजिशन का कंडा निकाल दें, कोई एक दो चीज़ें और कर दें, तो अपनी हुकूमत को पक्का और मजबूत बनाने और अगला इलेक्शन चोरी करने के रास्ते ये लोग ढूंढ रहे हैं। असल तरमीम ये है, ये 18वीं तरमीम की जो चंद चीज़ें आई हैं इन पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा पीपल्स पार्टी का और इस्टेब्लिशमेंट का। और वो चीज़ें लाई सिर्फ इसलिए गई हैं ताकि जरदारी ख़ानदान को एक फेस सेविंग दे दी जाए। वो ऊंची आवाज़ में 2-4 तकरीरें करेंगे, रोला डालेंगे, भाग दौड़ करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, बातें करेंगे। फजल रहमान को फेस सेविंग मिल रही है, उन्होंने भी बड़ा रोला डाला कि 18वीं तरमीम को किसी ने देखा भी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ओ ये इस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी बिलावल भी वही करेंगे, फजल रहमान भी वही करेंगे। फेस सेविंग के लिए उनको कुछ तरमीम के अंदर ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो बाद में ख़त्म कर दी जाएंगी। ये आर्टिकल 243 है क्या? ये फ़ौज से मुताल्लिक आइन के अंदर पूरा एक हिस्सा है। अब कहा जा रहा है कि कमांडर इन चीफ का एक नया ओहदा तख्लीक किया जा रहा है, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म किया जा रहा है। आइन के साथ जो सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान को हासिल है उसके साथ भी छेड़छाड़ की जाएगी। इसके बाद आइन सिविलियन इदारों को एस्टेब्लिशमेंट के मातहत कर देगा। आइन के तहत जो सिविलियन इदारे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के मातहत हो जाएंगे। यानी आर्मी चीफ को एक नया ओहदा मिल जाएगा, ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। कुछ जो इस्लामाबाद में दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब से बहुत खौफ है और उन्हें इस बात का आइडिया है कि इन 3 सालों में जिन चीज़ों को वो ठीक करना चाहते थे वो नहीं हुई। पब्लिक के अंदर परसेप्शन ठीक करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, इंडिया के तैयारे भी गिर गए, फिर भी 1-2 महीने से ज़्यादा वो काम चला नहीं। पब्लिक में भी परसेप्शन बहुत ख़राब है और आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज़ की वजह से है। तो आसिम मुनीर साहब ये जानते हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान है ये मुझे मुँह भी नहीं लगाएंगे जिस दिन मैं इर्रेलिवेंट हो जाऊँगा। यानी जनरल बाजवा को तो इन्होंने गालियाँ दी हैं, जनरल बाजवा का तो सत्यानाश करके रख दिया नून लीग ने जिसके ये जूते पॉलिश करते थे। आसिम मुनीर को नजर आ रहा है कि जिस दिन नौकरी नहीं रहेगी ये टके टोकरी कर देंगे मुझे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये मुझे मुंह ही नहीं लगाएंगे, मैं टाइम मांगता रहूंगा मुझे नहीं मिलेंगे। और इमरान खान को मौका मिल गया तो वो मुझे वैसे ही नहीं छोड़ेगा, ये भी उनके दिल के अंदर डर है। तो ये इस डर के साथ जो है ना वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बड़ा मुतनाज़ हो गया ओहदा आर्मी चीफ का। देखिए ये बात एक हकीकत है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने काफ़ी सियासत की है। उन्होंने तजारत के अंदर मुदाखलत की है, कारोबार के अंदर उन्होंने मईशत के अंदर मुदाखलत की है, फ़ॉरेन पॉलिसी में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, दाखिली मामलात में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, सियासी मामलात में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, पाकिस्तान के कारोबारी मामलात में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है और सियासत में मुदाखलत कंटिन्यूसली वो कर रहे हैं। तो एक बड़ी मुतनाज़ उनकी शख्सियत हो चुकी है। और इमरान खान साहब का अगर आप जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाया इसको अगर आप गौर से सुने और समझें
तो ये बात भी पक्की है कि आसिम मुनीर के लेवल तक तो इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। अब इदारे को और हुकूमत को यह फैसला करना चाहिए कि क्या एक मुतनाज़ शख्सियत के लिए या एक फ़र्द वाहिद के लिए वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ या सबसे बड़ी पॉलिटिकल वॉइस के साथ या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक नफरत, बोग्ज और जंग की कैफियत में रह सकते हैं? क्या ये इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा? मेरे ख्याल में इदारे को आगे बढ़ना चाहिए। इदारे के पास एक से एक काबिल लोग हैं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, बंदे आते हैं चले जाते हैं, मुल्क चलता रहता है और मुल्क किसी के लिए रुकता नहीं है, ना वो पीछे मुड़ के देखता है। बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम जो है इसके हवाले से डिफरेंट खबरें आती जा रही हैं। ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। रहीक अब्बासी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इसके बारे में। रहीक अब्बासी साहब मिनहाजुल कुरान के साबिक रहनुमा हैं और उन्होंने कहा सियासतदान करप्ट होते हैं, मफाद परस्त होते हैं, ये बिक जाते हैं, बैरूनी ताकतों के आलाकार बन जाते हैं, अकरबा परवरी इनका शआर हो जाता है। पाक फौज मुल्क का वाहिद आज़ाद इदारा है, मुल्क की नदरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की महाफिज है, अक्सर कामयाब कारोबार इसी इदारे के हैं। सो इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? सीधा साधा एक ही तरमीम कर दें इनके अंदर। ये मुल्क फ़ौज का है, वही इसकी असल मालिक है। आर्मी चीफ अपने ओहदे की तकमील के बगैर फील्ड मार्शल बन जाएगा और ताहयात ओहदे के ऊपर रहेगा। वही मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म और अरकान शूरा, सूबाई हुकूमतों और तमाम जजों के तकर्रुर का इख्तियार भी रखता होगा और मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बदल कर सल्तनत अस्करिया पाकिस्तान रख दें। बहुत सारे लोग तनकीद करें 27वीं आईनी तरमीम आने पर, लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है तो ये पूरी हो जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी। इस मरतबा मैं आपको खबर ये देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने PMLN को और पीपल्स पार्टी को ये कहा है कि अब हमने आपके नंबर पूरे कर दिए हैं और पिछली आईनी तरमीम में बहुत कालक हमारे मुंह पे मली गई थी एस्टेब्लिशमेंट के, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पूरी दुनिया में बदनामी हुई है और हमने वो काम किए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए देखें ना, बंदे अगवा कर लिए, अरकान असम्बली अगवा कर लिए, उनकी बहन बेटियां बहुएँ अगवा कर ली, टॉर्चर किया, बच्चों को अगवा कर लिया, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस गए। तो पिछली आईनी तरमीम में तो इन्होंने बहुत गंद मारा एस्टेब्लिशमेंट ने। तो उन्होंने कहा जी कि अब आप मजीद कालक हमारे ऊपर ना मलें, हमारी ज़रूरत है 27वीं आईनी तरमीम, लिहाजा ये अब आप खुद बोझ उठा लें, आप खुद करवा लें, आपके नंबर हमने पूरे करवा दिए। तो जनाब इसहाक डार साहब मैदान में आए और इसहाक डार साहब ने आके इसको ओन कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं ओन करता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम है ये हम कर रहे हैं और जनाब हमारी तरफ से आ रही है, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हालांकि यही इसहाक डार, ये मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है इसहाक डार का, ये अगस्त के एंड का स्टेटमेंट है, यानी 2 माह पहले की बात है कि यही इसहाक डार स्टेटमेंट दे रहा था कि अभी तो 26वीं आईनी तरमीम हम हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 माह में ऐसा क्या इनकलाब आ गया कि अब 27वीं आईनी तरमीम को ये कह रहे हैं जी हम तो इसके ऊपर काम कर रहे थे। जब इनसे पहले पूछा तो उन्होंने कहा जी हम तो कर नहीं रहे कुछ भी, हम तो 26वीं हज़म कर रहे हैं। तो फिर अचानक एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इनके सामने रख दी, जनाब अब ये भी करनी है। तो ये अब उसको ओन कर रहे हैं बेचारे, मरता क्या ना करता। जो वो इनको दे देते हैं ये कहते हैं जनाब जैसे आपका हुक्म हम ये भी कर लेंगे आपके लिए, बस आप इमरान खान से हमें बचाएं, हम इमरान खान से आपको बचाते हैं। तो ये इस चक्कर के अंदर मिलजुल कर जो वो एस्टेब्लिशमेंट कहती है ना ये वो कर देते हैं। अब इसहाक डार इसको ओन कर रहे हैं मजबूरन, यानी इससे पहले इनको पता ही नहीं था। और मैं आपको कई महीनों से बता रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बारीक वारदात डाली जा रही है, बड़े लंबे अरसे से काम हो रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यानी PMLN को तो 27वीं आईनी तरमीम का पता ही चला तब जब बिलावल जरदारी ने कहा कि जनाब ये तरमीम आ रही है। इससे पहले जो आम PMLN का MNA सेनेटर उसको तो पता ही नहीं था कि कोई तरमीम भी आ रही है। यहाँ आप नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट इस मौके पर अगर आप देखें तो उसको शहबाज शरीफ के एक स्टेटमेंट के साथ मिलाकर पढ़ें। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बहुत सारे राज अपने साथ कब्र में लेकर चला जाऊंगा। ये शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत सारे राज अपने साथ कब्र में लेकर चला जाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। कितनी बेबसी है दोनों भाइयों की। देखें, एक तरफ एक आदमी है जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, खुल के बात करता है, सच बोलता है और वो अपना बयानिया खुद बनाता है। दूसरी तरफ 2 भाई हैं, दोनों इतने मजबूर हैं, बेबस हैं। एक वज़ीर आज़म 3 मरतबा रह चुका है, एक दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया है, दोनों बार बार वज़ीर आला भी रह चुके हैं। इनका ख़ानदान चौथी दहाई से इक़्तिदार में है और वो कह रहे हैं जी दिल में तूफ़ान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। ये इतने कमज़ोर और बुज़दिल हो चुके हैं।
कि ये बात ही नहीं कर सकते। वजह यह है कि इनका बात करना बनता ही नहीं है। जैसे ही बात करेंगे लोग इनको गालियां देंगे कि यार तुम सानू फिर ट्रक की बत्ती पीछे लाने लगे हो, क्योंकि अब इनकी बात पे यकीन ही कोई नहीं करता। ये बात कर ही नहीं सकते, इनकी वो हैसियत रह ही नहीं गई कि ये बात करें। और हर थोड़े अरसे के बाद, जैसे एक मैंने आपको कहा था ना थोड़े दिन पहले कि आपको नया नया चूरन बेचा जाएगा नवंबर के महीने में, एक चूरन, दूसरा चूरन, तीसरा चूरन, तो आपको बार बार चूरन बेचा जाएगा। मैंने आपसे कहा था नया चूरन आया, आपको चटवाते हैं नया चूरन। ये नया चूरन जो है ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक एयर कराची के चेयरमैन हनीफ गोहर साहब ने इंकशाफ किया कि तरबेला में 636 अरब डॉलर के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। 636। अच्छा, तरबेला के अंदर सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए, पहले तो खबर ये आनी चाहिए थी ना। सालों लगते हैं ये पता करने में कितना सोना है, सालों लग जाते हैं। वो कह रहे हैं तरबेला के अंदर जो है वो 636 अरब डॉलर के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो गए। आपको कैसे पता चला? पहले पता चलता वहाँ सोना है, फिर पता चलता है जनाब उसको हमने कंपनियां बुला ली हैं, जायज़ा लिया जा रहा है। फिर पता चलता है जनाब के जायज़ा लेने के बाद कंपनियों ने इतना काम कर लिया और वो ये कह रहे हैं कि ये तखमीना है। तो ये तखमीना तो निकलता है जाके बड़े लंबे अरसे के बाद, लेकिन यहाँ पे जनाब एक साथ ही उन्होंने उठ के कह दिया कि 636 अरब डॉलर के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। इन ज़खायर के बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ब्रीफिंग दी गई है। क्यों भाई, उनका क्या ताल्लुक है सोने के साथ? उनका ताल्लुक दिफा के साथ है या सोना निकालने के साथ है? ये तो जो आपका माइंस और मिनरल्स का सेक्रेटरी है उसको ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, या जो इसका वजीर है उसको ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, या मैक्सिमम वजीर आजम को आप ब्रीफिंग दे देते, वजीर खजाना इसके अंदर शामिल हो जाता। लेकिन ये आर्मी चीफ को इसके ऊपर आप क्यों ब्रीफिंग दे रहे हैं? उसका क्या ताल्लुक है सोने के साथ? भाई सोने के साथ ताल्लुक होना नहीं चाहिए उनका। इसलिए मैं कहता हूँ ना बहुत मुतनाज़ हो गया ये होता। हनीफ गोहर के मुताबिक मामला SIFC के नोटिस में भी लाया जा चुका है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको रोजाना एक नया चूरन चटवाया जाएगा, मे भी वहां पे सोना शोना हो, लेकिन 636 अरब डॉलर, ये पता कितना पैसा होता है? ये पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार के भी ये पैसा बच जाता है, इतना पैसा होता है। यानी 1,80,000 अरब रुपए होंगे ये, इतना पैसा। तो जनाब इतने ज़्यादा पैसों का तो नहीं सोना निकला है, और उनको तखमीना भी हो गया, अंदाज़ा भी हो गया। ये आपको चूरन चटा रहे हैं एक के बाद एक, और यानी इनकी कहानियां सुनने वाली होती हैं। जब इन्होंने इक़्तिदार में आना होता है तो ये क्या कह रहे होते हैं, ज़रा ये आप एक देखें पुरानी खबर। ये खबर है जनाब एहसन इकबाल साहब के हवाले से, और ये 2019 में एहसन इकबाल साहब ने एक बात की थी। उसमें उन्होंने कहा तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 548 रुपए की दवाई एक ही बार में 921 रुपए की हो गई, तकरीबन 373 रुपए का इजाफा हो गया। तो अब तो बीमार होना भी दुश्वार हो गया, ये एहसन इकबाल ने कहा। अब वही वाली दवाई आज उठा के एक और बंदे ने लगा दी। एहसन इकबाल साहब, अब यही मेडिसिन 1780 रुपए की हो गई है, यानी 548 वाली मेडिसिन अब 1780 रुपए की हो गई है। गरीब के जीने और बीमार होने के बारे में अब आपके क्या ख्यालात हैं? ये उन्होंने बाकायदा तस्वीरें लगाकर उसी दवाई की एहसन इकबाल साहब के दिखा दी कि जनाब अब बताएं आप, अब नहीं बोलते आप। मामला यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले जो निगरान हुकूमत थी उसके अंदर अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई थी, और वही इनके खाते में बाद में डाल दी गई थी। वैसे इमरान खान के दौर में भी अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि कोविड के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान को संभालना वाकई मुश्किल था। लेकिन इस तरह नहीं हुआ जिस तरह इन्होंने तबाहियां फेर दी हैं। ये तो कई कई गुना बिजली की, गैस की, आटे की, पेट्रोल की, घी की, अद्वियात की, इन्होंने तो हर चीज़ की कीमतों को पर लगा दिए। इतना तो कभी भी नहीं होता था, तबाही फेर दी इन्होंने। नाज़रीन, एक खबर है, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी साहब, उनके भाई के हवाले से। उनके भाई को बाजियाब हुए 5 माह हो गए हैं। उनके भाइयों को अगवा कर लिया गया था जब उन्होंने एक खबर दी थी। उस खबर के नतीजे में पहली बार उनका भाई मंजर-ए-आम पे आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया कि जनाब मेरा पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालें, मैंने ट्रैवल करना है। अपनी वालदा के हमरा वो आया था और मीडिया के साथ बैठ के उसने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की। उसने कहा मेरे भाई की सहाफ़त से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे बाहर जाने की इजाज़त दें, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरा फ्रीलांस काम 7 माह में ख़त्म हो चुका है, मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। मैं मोहम्मद अली हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरे साथ 6-7 माह पहले जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। मैं सहाफ़ी अहमद नूरानी का छोटा भाई हूँ। मेरा अहमद नूरानी के काम के साथ सहाफ़त या किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इंजीनियर के तौर पर काम करता रहा हूँ, फ्रीलांसर के तौर पर 2-3 साल से काम कर रहा हूँ।
मेरे लापता होने की वजह से मेरा सारा काम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, बंद हो गया। मेरी मोबाइल डिवाइस जिसमें प्रोफेशनल डाटा था वो भी वापस नहीं किया गया। मेरे अकाउंट बंद करवाए गए, फिर अदालत के हुक्म पर खोले गए तो कुछ वक्त के बाद दोबारा बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। सऊदी अरब का वर्क वीज़ा लिया, तकरीबन 9 लाख रुपए खर्चा आया। मैंने 1 लाख रुपए का टिकट बुक करवाया, FIA की जानिब से मुझे ऑफलोड कर दिया गया। 8.5 घंटे मुझे हिरासत में रखा गया, इदारों की जानिब से धमकियां दी गई और मुझे पानी तक नहीं दिया गया। ऑफलोड की स्टैंप लगाकर मुझे ऑफलोड कर दिया गया। अब मैं हाई कोर्ट में आया हूं जनाब। वो कहते हैं जी मुश्किलात का सामना किया, मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहता। मेरे साथ जो हुआ इसकी वजह से ज़हनी और फिजिकली मैंने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है मुझे ये बताया जाए, मेरा नाम इस लिस्ट से हटाया जाए। मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी फैमिली के भी बैंक अकाउंट बंद है। अगर मैं यहाँ नहीं कर सकता तो बाहर जाने की तो मुझे इजाज़त दी जाए। वो बेचारा बड़े दुखी दिल के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ बात कर रहा था। इस रियासत को शर्म भी नहीं आती और तरस भी नहीं आता। बहुत ही जालिम लोग हैं, लोगों के साथ ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। नाज़रीन, ताहिर अशरफी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसका एक जवाब आया है और जवाब जो है ना वो देने वाली शख्सियत बड़ी ज़बरदस्त है। सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी साहब, ये वो वकील साहब हैं जिनके ऊपर काजी फ़ायद ईसा साहब के ऊपर तनकीद करने के बाद बहुत खौफनाक टॉर्चर हुआ था और ये बड़ी प्रॉब्लम में चले गए थे। तो क्योंकि ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि उलमा का ज़मीर खरीदना किसी के बस की बात नहीं है, तो इन्होंने ताहिर अशरफी साहब को जवाब क्या दिया ये देखें। बिल्कुल सही, उलमाए हक का ज़मीर खरीदना नामुमकिनात में से है, मगर तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? तुम तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत पुराने टाउट हो, ज़र खरीद गुलाम हो। तुम तो दुनिया की वो वाहिद अशरफी है जिसका वजन 2 टन और कीमत 2 टके की है। तुम तो एक बोतल की मार हो, सऊदी यहूदी हुकूमत के वजीफ़ा ख्वार भी हो। ये बहुत सख्त तनकीद की है ताहिर अशरफी साहब पे सैयद मुस्तफ़ीन साहब ने। ताहिर अशरफी साहब वैसे एस्टेब्लिशमेंट की गेम उठा के रखते हैं, तो बात बड़ी ठीक है उनके बारे में। हर दौर के अंदर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं और वो इक़्तिदार की मसनद पे रहना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने गल्फ़ में ताल्लुकात भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम बड़े लंबे अरसे से जानते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।